इंदिरा गांधी के इतिहास का वो काला दिन जिसने रखा इमरजेंसी का नींव। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन। विवेचना में आज क्या थी 12 जून 1975 की कहानी जिसने इंदिरा जैसे शक्तिशाली पीएम का अस्तित्व संकट में डाल दिया। अभिवादन स्वीकार करिए कन्हैया। आज हम डायरेक्ट वे में 12 जून 1975 की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि आखिर 12 जून 1975 की पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई। चूंकि 1973 से 75 तक ही इंदिरा के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, पर चूंकि 12 जून को 3-4 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी इंदिरा ने कभी परिकल्पना भी न की होगी। इसलिए कहते हैं ना कि होई है सोई जो राम रचिया था। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जब सियासत में नहीं आई थी तो कांग्रेस के दिग्गज उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष के कामराज तो उन्हें गूंगी गुड़िया समझते थे। और अगर मोरारजी देसाई की बात करें, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पदभार संभाला था, उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के सामने उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। पर जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बीच कार्यकाल में ही हो गई तो उन्होंने एक बार फिर से मन बनाया कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर बीच में इंदिरा आ गई, इंटरनल चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जीत गई और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही रहेंगी। तो स्वाभाविक है कि इंदिरा और मोरारजी के बीच टकराव होना लाजमी था। 1967 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को मात्र 283 सीटें ही मिली, यानी बहुमत से सिर्फ 22 सीटें ज्यादा। और उसी साल 6 राज्य की विधानसभा में उनकी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हो गई। वजह साफ था, कांग्रेस यानी कि सरकार कमजोर पड़ रही थी। और उस कमजोर का ही नतीजा था कि उस साल जो गोलकनाथ केस का मामला आया था एक सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सुब्बा राव ने सरकार के अगेंस्ट फैसला दिया था। गाइस, कहते हैं ना कि सरकार का कमजोर होना और सुप्रीम कोर्ट का ताकतवर होना एक ही तराजू के दो पहलू हैं। यानी कि अगर सरकार कमजोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो ही जाएगी। वजह साफ था, लेकिन इस फैसले से गरीब लोग भी उतने ही परेशान थे जितने की सरकार। तो इंदिरा गांधी ने गरीबों को अपने फेवर में लिया, एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सोचा, प्रिवी पर्स खत्म करने का सोचा, जिससे कि गरीब उनके सपोर्ट में जा सके। जनता भी इसके लिए तैयार ही थी। उन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई थी, उस बनाते बनाते 1969 आ चुके थे और इंटरनली कांग्रेस में दरार पड़ चुकी थी। क्योंकि मोरारजी देसाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंदिरा ने जो पॉलिसी बनाई थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का, उन्होंने उस मामले में क्या कहते हैं मोरारजी देसाई से सलाह मशवरा भी नहीं की। अब उनसे सलाह मशवरा न करना उनके दिल पर एक बहुत बड़ा चोट था। चोट होना लाजमी था, लेकिन उन्होंने सलाह मशवरा नहीं की थी। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि साल 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा साहब हैं, जो कि के कामराज ने रिजाइन देकर मोरारजी देसाई के पक्ष में चले गए, क्योंकि वो भी पूंजीवादी के ही समर्थक थे। इधर 1967 में प्रेसिडेंट बने जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई 1969 में ही हो गई। और आप यकीन नहीं कीजिएगा कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा निर्वाचित किए गए कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें हार मिली। कहने का ये सेंस है कि नीलम संजीवा रेड्डी उस इलेक्शन में वीवी गिरी से हार गए थे और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो कैंडिडेट हारा जो कि सरकार का प्रतिनिधि था। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे भी इंदिरा गांधी ही थी। उन्होंने जनता को कहा था कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए, और साथ में उन्होंने वीवी गिरी को निर्दलीय खड़ा होने का रिक्वेस्ट भी करा था। यानी कि वीवी गिरी जो खड़े हुए थे निर्दलीय, वो खुद खड़े नहीं हुए थे, उन्हें इंदिरा गांधी ने खड़ा करवाया था। भाई, वो जीत गए तो जीत गए, पर कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल होना स्वाभाविक था। इसी अफरा तफरी के माहौल में कांग्रेस के अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को उनके पार्टी से निष्कासित कर दिया। जब उन्होंने इंदिरा को अपनी पार्टी से निष्कासित किया तो इंदिरा
गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगी और फिर कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। एक बना INC-R जो कि इंदिरा गांधी की थी और एक बना INC-O, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मोरारजी देसाई चला रहे थे। लेकिन बहुमत इंदिरा गांधी के पास गया और उनकी सरकार चलती रही। लेकिन बहुमत इतने भी खास नहीं थे कि वो कुछ कर सके। ना तो वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा पा रही थी, ना ही उनसे प्रिवी पर्स खत्म हो रहा था। क्योंकि प्रिवी पर्स के लिए जो उन्होंने एक्ट बनवाया था उससे उन्होंने विधानसभा में तो पास करवा ली, पर राज्यसभा में सिर्फ एक सीट की वजह से पास नहीं करवा पाई। और वो बिल तभी एक्ट बनता है जब वो राज्यसभा से भी पास हो। ये इंदिरा गांधी के लिए लगातार बहुत सारे घाव थे इन कुछ सालों में। 1971 आते आते उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करा कि इलेक्शन को एक साल पहले करवा लिया जाए। आपको बता दें फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री के पास ये हक होता है कि वो राष्ट्रपति से एक गुजारिश कर सकती हैं, सिफारिश कर सकती हैं, इलेक्शन को कुछ दिन पहले करवाया जा सकता है। ये उनके पास हक होती हैं। 1971 में इलेक्शन हुए। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जनता ने आक्रोश के साथ उनका समर्थन किया और उस समर्थन का नतीजा ये रहा कि वो 352 सीट अपने साथ ले गई। जी हाँ, और वो जो INC-O थी, ऑर्गेनाइजेशन मोरारजी देसाई की पार्टी, उन्हें सिर्फ 16 सीटें मिली। अब इंदिरा गांधी के पास पूरी सत्ता, पूरी पावर आ चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से युद्ध कर कर बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। काम क्या था? अमेंडमेंट करना। उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। इस दरमियान प्रिवी पर्स को तो खत्म किया ही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ही, पर अचानक अगर हम इस अवधि की बात करें ना, इस अवधि को कोई काल नाम दे, 1971 से 72 की अवधि को, तो हम इसे इंदिरा काल कहने में कोई हिचक नहीं कर सकते, कोई संकोच नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंदिरा काल था। वो जो चाह रही थी वो कर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? 72 तक तो सब ठीक था। 72 काल को हम इंदिरा काल कहते हैं और 1975 में आखिर 3 साल में ही ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ती है। अब इमरजेंसी एक दिन में तो लगता नहीं, एक दिन में ऐसा कंडीशन बनते नहीं कि इमरजेंसी लगाने की नौबत आ जाए। मतलब स्थितियां कहां से बिगड़नी शुरू हुई, अब हम उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध में जो खून की नदियां बही, उससे बांग्लादेश काफी कमजोर पड़ चुका था। क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, आपको पता होगा। बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए थे। अब 55 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ का ऐड होना कोई आम बात नहीं है, यह आप भली भांति समझते हैं। और उन 1 करोड़ का खाना, रहने का व्यवस्था करना सरकार की बजट हिल गई। और सिर्फ खाना और बजट नहीं, पाकिस्तान से जो वार हुआ उसमें भी बजट गया। गनीमत ये आई कि उसी साल ऑयल क्राइसिस भी हुए, उसी साल भयानक सूखा भी पड़ा, गरीबी बढ़ती गई और महंगाई उस एक साल में 20 से 30% बढ़ गए। इंदिरा के लिए ये सब मुसीबत काफी बड़े थे कि 3 मुसीबत उन पर और टूट पड़े। और वो 3 मुसीबत क्या थे? पहला मुसीबत था गुजरात का, दूसरा था बिहार का और तीसरा रेलवे का। देखिए, मुसीबत इंदिरा के इसलिए थे क्योंकि उनके जो विपक्षी थे, उनके जो विरोधी थे, वो कोई न कोई आंदोलन करके उनकी सत्ता को भंग करना चाह रहे थे। जैसे कि गुजरात में विधानसभा को भंग करना उद्देश्य था मोरारजी देसाई का, क्योंकि गुजरात आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मोरारजी देसाई कर रहे थे। बिहार के आंदोलन का नेतृत्व जेपी यानी जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। हालांकि इसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे। और अगर रेलवे की बात करें तो उसके अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे। इन सभी का बेसिक मूल्य यही था, बेसिक मंत्र यही था कि इंदिरा को सत्ता से हटाना है, सरकार को परेशान करना है। बेसिक इशू यही था। अगर आप डीप बात करेंगे तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, पर इन सभी चीजों से इंदिरा काफी परेशान हो चुकी थी। ये सभी घटना 1973 से 75 के बीच की हैं। इस बीच इंदिरा ने कुछ अपनी धाक जमाने के लिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए। जैसे कि 1974 में इंदिरा ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करवाया, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल बुद्धा दिया। इससे इंदिरा की धाक भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी जमी। काफी शक्तिशाली विमेन के रूप में वो जानी गई, पर यह धाक ज्यादा दिन तक चला नहीं। स्थिति फिर वही की वही आ गई। 1975 के फरवरी मार्च में जेपी ने तय किया कि अब हम एक तीव्र आंदोलन करेंगे और इंदिरा को उसकी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उसी समय जेपी ने दिल्ली में
एक रैली करी जिसमें नारा दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। देखिए 1975 के सभी दिन इंदिरा के लिए बुरे ही थे। हालांकि 1973 से ही इंदिरा के बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे, पर 12 जून इसलिए भी स्पेशल है हमारे लिए, यानी इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और ये इंदिरा के लिए काला दिन है। काला दिन इसीलिए है क्योंकि सिर्फ एक दिन में इंदिरा तो ऐसे ही परेशानी झेल ही रही थी, पर ये एक दिन इंदिरा के लिए 3-4 मुसीबत और ले आया। और वो 3-4 मुसीबत क्या है, अब इसको आप विस्तार में समझिए। देखिए 12 जून 1975 की सुबह यह खबर आई कि इंदिरा के सहयोगी डीपी धड़ की मृत्यु हो गई है। ये वही डीपी धड़ थे जो कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सदस्य थे, साथ ही यूएसएसआर में भारत के राजदूत भी थे। उससे भी बड़ी बात कि इंदिरा के काफी नजदीकी थे। उनकी मृत्यु हो गई। दिन में जो खबर आई वो खबर ये थी कि उसी दिन गुजरात विधानसभा का रिजल्ट आ गया। आपको जो मैंने पीछे बताया फ्रेंड्स कि गुजरात का जो आंदोलन जो कि मोरारजी देसाई प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा को 1974 में भंग करवा दिया था आखिरकार। तो जब विधानसभा भंग हुई थी तो फिर से विधानसभा बनाने के लिए चुनाव होने जरूरी थे, और उस चुनाव का रिजल्ट भी 12 जून 1975 को ही आए दोपहर में। दोपहर आते आते ये साफ हो गया कि उसमें इंदिरा की पार्टी आईएनसीआर की हार हो गई है और मोरारजी देसाई की पार्टी आईएनसीओ की जीत हुई है। ये उस दिन इंदिरा के लिए दूसरा सदमा था, और अभी तो एक बड़ा संकट उनके सामने इंतजार ही कर रहा था जो कि आया नहीं था। वो कुछ हद तक और लेट आया। 1971 में जो इंदिरा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो प्रयागराज के बगल वाले क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ी और वहां के सोशलिस्ट पार्टी राजनारायण को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। उन्होंने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर करी थी। देखिए हारने वाले सदस्य को यह अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाकर ये अर्जी दे सकते हैं, ये पिटीशन डाल सकते हैं कि हमने जो इलेक्शन हारा है उसमें धोखाधड़ी हुई है, हमारे साथ धोखा किया गया है, हमने जो इलेक्शन हारा है वो गलत तरीके से हारा है, और इसे हम इलेक्शन पिटीशन कहते हैं। तो राजनारायण ने भी कोर्ट के सामने 14 ऐसे पिटीशन डाले। 12 तो अनसक्सेसफुल निकले, पर 2 साबित हो गए, और जुल्म साबित करने के लिए एक काफी है। इसका भी जो अर्जी आया, इसका भी जो जजमेंट आया वो 12 जून को ही आया। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इतिहास, भारत के इतिहास में पहली बार, आजादी के बाद इतिहास में पहली बार खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में जाके ये अर्जी देनी पड़ी, अपनी सफाई देनी पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन हुआ था इंदिरा गांधी के साथ ही। अर्जी के बाद भी जब आरोप सिद्ध हुए तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने माना कि इलेक्शन अवैध तरीके से हुआ है, इसलिए इसकी सजा इंदिरा गांधी को मिलेगी। ये इलेक्शन अवैध है और इसे हम रद्द करते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो इलेक्शन को रद्द किया, साथ ही सजा के तौर पर इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए पॉलिटिक्स से दूर कर दिया कि वो पॉलिटिक्स में इंगेज 6 साल के लिए, यानी कि 12 जून 1981 तक इंगेज वो नहीं हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा घाव था। इससे इंदिरा गांधी काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो इतनी समस्याओं को तो पहले ही झेल रही थी। ये इतना बड़ा समस्या था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके पास कोई उपाय नहीं बचे थे। उन्हें सबसे पहले तो 18 दिन का मोहलत दिया गया था। फिर 8 दिन बाद 20 जून को उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करी। रैली में करीब 10 लाख लोगों ने भाग लिया। उस रैली में उन्होंने हुंकार लगाया कि देश खतरे में है, देश को बचा लीजिए, और जनता ने भी हुंकार के साथ उनका समर्थन किया। देखिए भारत की जनता काफी भोली होती है, आप माने या ना माने। वो अगर किसी के बहकावे में आ जाए तो कमजोर पार्टी को भी अचानक अर्श से फर्श की सफर तय करवा देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। आपको 2001 याद है? उस समय किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, और देश में इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा हमेशा से बना रहता है, और इसके लिए सभी गवर्नमेंट एक न एक एक्ट बनाते ही हैं। ये यूपीए ने नहीं बनाया ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बना के रखा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2001 में इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाया था, पोटा, जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये इंटरनल एक्ट था, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था। यूपीए सरकार भी पोटा के समर्थन में हमेशा से रही है, पर चूंकि उन्हें चुनाव जीतने थे, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को
2004 के इलेक्शन में बहुत बढ़िया से यूज किया। यूज कैसे किया? उन्होंने जनता के सामने कहा कि सरकार हमें बेवकूफ बना रही है, सरकार द्वारा लिया गया ये कदम बेबुनियादी है, क्योंकि इससे जनता का गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को क्षति मिलती है। जनता ने उनकी बात सुनी और 2004 में यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। अब देखिए, यूपीए सरकार तो खुद ही पोटा एक्ट के समर्थन में थी, जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसी बातें करी थी, पर पोटा एक्ट उनके सरकार में भी इंटरनल सिक्योरिटी बनाने के लिए उतना ही जरूरी था। अब क्या करी वो? अब उन्होंने ये किया कि 1969 के जो एक एक्ट थे यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसमें पोटा एक्ट की जो बातें थी उसे ऐड करवा दी और वो एक्ट चल पड़ा। जनता धूमधाम से इसे स्वीकार कर ली और उसमें था पोटा का ही बात, ना अब उससे जनता को कोई शिकायत रही और ना ही सरकार को। सब ठीक ठाक से चल रहे हैं। ये है हमारी भारत की भोली भाली जनता। अगर इन्हें समझ में ना आए तो इनके लिए सब सही है, अगर इन्हें गुमराह कर लिया जाए तब तो ये वही करेंगे जो इन्हें समझ में आएगा। बहरहाल हम कहाँ थे? हम ये थे कि 20 जून को इंदिरा ने एक महारैली करी, तो भाई मोरारजी देसाई कहाँ पीछे रहने वाले थे? 22 जून को 21 या 22 शायद 22 जून को मोरारजी देसाई ने भी एक महारैली करी जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। फिर आता है 24 जून। 24 जून को कोर्ट से ये जजमेंट आता है, फाइनल जजमेंट नहीं, फाइनल से पहले का जजमेंट ये आता है कि इंदिरा गांधी फाइनल जजमेंट आने तक एक पीएम के तौर पे काम कर सकेंगी। हालांकि वो संसद में नहीं जाएंगी, संसद का कार्यभार नहीं संभालेंगी, पर पीएम के तौर पे काम कर सकेंगी। विपक्ष इससे आग बबूला हो गया कि अगर इंदिरा पीएम बनी रही, पीएम के तौर पर अगर काम करती रही तो पक्का वो कुछ ना कुछ करेंगी ही। अब इसके अगेंस्ट जेपी ने एक भयानक रैली निकाली 25 जून को और हमें लगता है कि यही रैली वजह बनी थी। सुबह वजह बनी शाम की इमरजेंसी की। वजह कैसे बनी ये समझिए आप। उस रैली में जेपी ने सैन्य दल से कहा नहीं, सिफारिश करी कि वो सरकार की बात न माने। सोच सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सैन्य दल से कहा कि वो सरकार की बात को न माने, उनके मन में जो आए वही करे। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसी ने इमरजेंसी का रास्ता खोल दिया। इसी ने इंदिरा गांधी को कहा, इस वाक्य ने इंदिरा गांधी को कहा कि आप प्रधानमंत्री बनी रहिए। दिन में महारैली हुई, रात में इंदिरा के घर पे उनके बेटे और कुछ मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही थी कि अब किया क्या जाए। उस मीटिंग में एक मंत्री और थे, एस रॉय, सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो कि उस समय के बंगाल के सीएम थे और एक लॉयर भी थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ ऐसा करने को कहा जिससे उनकी सत्ता बची रहे, क्योंकि वो लॉयर आदमी थे भाई। उन्होंने कहा कि मैडम, आर्टिकल 352 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि सारी पावर हमारी मुट्ठी में आ जाएंगी। उसके बाद हम जो भी चाहें कर सकते हैं, हम अपने दुश्मनों को साफ करेंगे। और अगर हमसे किसी ने पूछा कि ये किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाई गई है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था। जेपी ने रैली में कहा कि सैन्य दल सरकार की बात ना माने तो इसे हम गृह युद्ध भी मान सकते हैं। गृह की अशांति तो मान ही सकते हैं, देश की अशांति का बात था भाई, हम कैसे न इमरजेंसी लगाएं। और इस बेसिस पे इमरजेंसी लगी और इस बेसिस पे ये सहमति बनी कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देनी चाहिए। हालांकि इमरजेंसी डिक्लेयर कब होती है? जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं। तो भाई उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वही राष्ट्रपति थे जो इंदिरा गांधी के अनुयायी थे। इंदिरा ने ही उन्हें प्रेसिडेंट बनाया था। तो भाई उनकी और इंदिरा की मीटिंग भला कैसे ना सक्सेसफुल हो। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मीटिंग करी। मीटिंग में बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आ गया कि राष्ट्रपति उस इमरजेंसी के पेपर पर साइन कर देंगे। रात 9:30 बजे तक सहमति बन गई और रात 10 बजे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने उस ऑर्डर पर साइन कर दिया और इमरजेंसी लागू हो गई। ये थी इमरजेंसी की कहानी। और आपको एक बात और बता दे कि जब भी आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। और उस आर्टिकल 358 के ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाने की वजह से आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 क्या है पता है ना आपको? फंडामेंटल राइट्स,
यानी कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। और उसी में आर्टिकल 359 ये भी कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस इमरजेंसी के दौरान कुछ और भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो भाई उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात करी होगी और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 14, 21 और 22 को भी सस्पेंड कर दिया। कोई सोर्स ही नहीं छोड़ा विपक्षी को कुछ करने का। उसके बाद आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल एक तरह से कहे तो फंडामेंटल राइट्स को ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये थी इमरजेंसी की कहानी। जैसे ही इमरजेंसी लगा, बीच रात में ही सारे विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में रखा जाने लगा। सुबह तक करीब 40,000 नेताओं को जेल में रखा जा चुका था। लोगों ने पूछा कि भाई उनकी जो गिरफ्तारी हुई है किस बेसिस पे हुई है, तो इंदिरा गांधी ने क्लियर कट वे में कहा कि इनकी गिरफ्तारी मिसा एक्ट के तहत हुई है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। भाई इनसे देश को खतरा था, हमने खतरा को भांप लिया, इन्हें जेल में डाल दिया, हमारी मजबूरी थी, क्लियर कट में आंसर दे दिया। और जो विपक्षी का जो रास्ता था 19 महीने के लिए उन्होंने हमेशा समाप्ति कर दिया। और ये जो 19 महीने का समय था, ये डेमोक्रेसी के इतिहास में काला दिन, काला धब्बा के रूप में जाना जाता है। ये थी इमरजेंसी की पृष्ठभूमि। कैसे इमरजेंसी लगा ये तो आपने जान लिया, पर इमरजेंसी के बीच में क्या सब हुआ उसकी बात हम आज के इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगर अब तक आप लोगों ने हमें झेला है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इमरजेंसी के बीच वाली बात को भी हम किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी रुचि है, कुछ ऐसे केसेस जिसने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हिलाकर रख दिया, वो जानने में भी आपका इंटरेस्ट है, तो बस एक हल्का सा हिंट करिएगा, मैं एक वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। ये जनरल नॉलेज है, ये किसी भी एग्जाम का मतलब ही नहीं है, आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।